आरएचआर करियर इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय, मूल अवधारणा एवं मापन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है। तो यदि आप 12th के छात्र हैं और आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मिस नहीं करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। ए निजी आय, बी राष्ट्रीय आय, सी व्यक्तिगत आय और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा निजी आय। क्वेश्चन नंबर 2, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल ए अंतिम वस्तुओं को, बी मध्यवर्ती वस्तुओं को, सी उपभोग वस्तुओं को और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद में हम इनमें से किसी की गणना नहीं करते हैं, सम्मिलित नहीं करते हैं सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने में। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण मापता है। ए आयात व्यय घटाओ निर्यात राजस्व को, बी व्यापार घाटे को, सी बजटीय घाटे को और डी केवल ए और बी दोनों। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी दोनों, यानी कि आयात व्यय घटाओ निर्यात राजस्व को और व्यापार घाटे को। क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ए व्यापार चक्रों का सिद्धांत, बी आर्थिक विकास का सिद्धांत, सी सामान्य कीमत स्तर मुद्रा स्फीति का सिद्धांत और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम आसान भाषा में समझ लें कि समस्त इकाइयों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है। ए व्यापार चक्र, बी मंदी, सी मुद्रास्फीति और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार चक्र। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की जो समस्या होती है इसे कहा जाता है व्यापार चक्र। क्वेश्चन नंबर 6, समष्टि उपकरण है। ए राजकोषीय नीति, बी मौद्रिक नीति, सी आय नीति और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 7, समष्टि आर्थिक चर प्रमुख है। ए राष्ट्रीय आय, बी राष्ट्रीय बचत और विनियोग, सी समग्र मांग और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये सभी राष्ट्रीय समष्टि आर्थिक चर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्यापक अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। ए सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण, बी आर्थिक विकास, सी अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं। ए सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, बी व्यक्तिक इकाइयों की अवहेलना, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी ए और बी दोनों, क्योंकि व्यापक अर्थशास्त्र जिसे अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इसमें सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास लिया जाता है और साथ में इंडिविजुअल जो यूनिट्स होते हैं इनको छोड़ करके काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा है। ए गोल्डिंग, बी शुल्ज, सी स्पेंजर और सी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुल्ज। शुल्ज के द्वारा व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र जो है वो राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 11, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता निम्न में कौन सा है। ए संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित
बी समष्टि आर्थिक चर और डी समष्टि उपकरण। डी है सॉरी सी नंबर ऑप्शन है समष्टि उपकरण और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 12 चार क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? ए परिवार फॉर्म उद्योग, बी परिवार फॉर्म सरकार और विदेशी क्षेत्र, सी परिवार फॉर्म और सरकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी परिवार फॉर्म सरकार एवं विदेशी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13 तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? ए परिवार, बी सरकार, सी फॉर्म और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 14 परिवार फॉर्मों को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? ए श्रम, बी भूमि, सी पूंजी और उद्यम और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, क्योंकि परिवार जो है वो फर्मों को श्रम भी प्रदान करते हैं, भूमि भी और पूंजी तथा उद्यम दोनों ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? ए गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, बी मुद्रा का परिमाप, सी धन और डी इनमें सभी। तो स्टॉक जो होता है, जो हमारे पास बचा हुआ स्टॉक सामान है, तो गोदाम में रखा गेहूं की मात्रा, मुद्रा का परिमाप और धन, ये तीनों ही हमारे स्टॉक के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 16 अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में कौन से हैं? ए घरेलू क्षेत्र, बी उत्पादक क्षेत्र, सी सरकारी क्षेत्र और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, क्योंकि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो है वो घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र तीनों ही हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए संकुचनात्मक प्रभाव, बी ऋणात्मक प्रभाव, सी धनात्मक प्रभाव और डी इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन नंबर संकुचनात्मक प्रभाव, क्योंकि रिसाव होने से राष्ट्रीय आय में संकुचनात्मक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए आवश्यक है? ए अंतःक्षेपण बराबर हो रिसाव के, बी बचत बराबर हो निवेश के, सी उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय हो और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतःक्षेपण बराबर हो रिसाव के। क्वेश्चन नंबर 19 साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है? ए राष्ट्रीय आय, बी सकल निवेश, सी घरेलू आय और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 20 सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ है, जिसमें मूल्यह्रास सम्मिलित रहता है। ए जीएनपी, बी एनएनपी, सी जीएनपी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जीएनपी। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में भी जीएनपी दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या सत्य है, यानी दिए गए कथनों में कौन सा सही है? ए जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस घिसावट, बी एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस घिसावट, सी एनएनपी बराबर जीएनपी घटाओ घिसावट और डी जीएनपी बराबर एनएनपी घटाओ घिसावट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एनएनपी बराबर जीएनपी घटाओ घिसावट। क्वेश्चन नंबर 23 विदेशों से शुद्ध साधन आय हो सकती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी ए और बी दोनों और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का घिसावट या पूंजी उपभोग है। ए एनएनपी एमपी, बी एनएनपीएफसी, सी जीडीपी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एनएनपी एमपी। क्वेश्चन नंबर 25 रोजगार सिद्धांत का संबंध है? ए स्थैतिक अर्थशास्त्र से, बी समष्टि अर्थशास्त्र से, बी व्यष्टि अर्थशास्त्र से,
और सी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यष्टि अर्थशास्त्र से। रोजगार सिद्धांत का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सी टिकाऊ वस्तुएं हैं? ए टेलीविजन, बी रेफ्रिजरेटर, सी कार और डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी टिकाऊ वस्तुओं के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं? ए साबुन, बी पेस्ट, सी सब्जू और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये सभी गैर टिकाऊ वस्तुओं के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन स्टॉक का उदाहरण है? ए पूंजी, बी मुद्रा की मात्रा, सी एक टैंक में जल और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, क्योंकि ये सभी स्टॉक से संबंधित यानी कि इन सभी को हम स्टॉक कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन प्रवाह का उदाहरण है? ई गति, बी नदी का जल, सी पूंजी निर्माण और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये सभी प्रवाह के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टॉक का संबंध होता है ए समय बिंदु से, बी किसी निश्चित समय से, सी ए और बी दोनों और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, प्रवाह का संबंध होता है ए समय बिंदु से, बी निश्चित समय से, सी समय काल से और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समय काल से। इससे प्रवाह का संबंध जो है वो समय काल से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है? ए स्टॉक, बी प्रवाह, सी पूंजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉक। उसके पास जो भी चीजें बची हुई हैं वही उसकी संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी व्यक्ति की आय क्या है? ए स्टॉक, बी पूंजी, सी प्रवाह और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 34, स्टॉक एक अवधारणा है। ए स्थैतिक, बी गत्यात्मक, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक। क्वेश्चन नंबर 35, प्रवाह के प्रमुख उदाहरण हैं। ए उपभोग, बी निवेश, सी आय और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 36, घिसावट व्यय के प्रमुख घटक हैं। ए सामान्य टूट फूट, बी अप्रचलन, सी मशीनों की आकस्मिक हानि और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 37, व्यक्तिगत आय की गणना में घटाई जाने वाली मदें कौन से हैं? ए निगम आयकर, बी निगमों का अवितरित लाभ, सी सामाजिक सुरक्षा कटौतियां और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय आय मापने की वह विधि जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है, वह कौन विधि कहलाती है? ए उत्पाद विधि, बी मूल्य विधि, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, प्राथमिक क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है में किसे शामिल किया जाता है? ए भूमि, बी जल, सी वन और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। भूमि, जल और वन ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गौण क्षेत्र अथवा द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? ए गन्ने से चीनी, कपास से कपड़ा, सी ए और बी दोनों और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिससे हम प्राइमरी क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुएं लेकर के कच्चे माल से हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, तृतीयक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? बैंक, बीमा और संचार, इन तीनों को तृतीयक क्षेत्र में ही शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र को सामान्यतः सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र जो है वह सेवा क्षेत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, बी निर्मित क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र
और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र। इसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। निर्मित क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द्वितीयक क्षेत्र को जाना जाता है निर्मित क्षेत्र के नाम से। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है? ए, उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि, बी, आय विधि, सी, व्यय विधि और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आय विधि। क्वेश्चन नंबर 45, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? ए, प्राथमिक, बी, द्वितीयक, सी, तृतीयक और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को मिलाकर के ही पूरी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। ए, एकल गणना, बी, दोहरी गणना, सी, बहुल गणना और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी, दोहरी गणना। क्वेश्चन नंबर 47, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? ए, सामान्य लाभ, बी, व्यक्तिगत लाभ, सी, अव्यक्त लाभ लागत और डी, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है मौद्रिक लागत में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? ए, हस्तांतरण भुगतान, बी, शेयर और बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, सी, काले धंधे से प्राप्त आय और डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय आय में इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया जाता है, इनके डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, साख गुणक क्या है? ए, 1/, नगद कोष अनुपात, बी, नगद गुना 1/, नगद कोष अनुपात, सी, नगद गुना नगद कोष अनुपात और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/, नगद कोष अनुपात। क्वेश्चन नंबर 50, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? ए, नकद राष्ट्रीय आय, बी, वास्तविक राष्ट्रीय आय, सी, जीएनपी अवस्थितिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीएनपी और अवस्थितिक। क्वेश्चन नंबर 51, एक लेखा वर्ष में किसी देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी, राष्ट्रीय आय, सी, सकल घरेलू उत्पाद और डी, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय परियोज्य आय की गणना निम्न में किस प्रकार होती है या किस पर होती है? ए, बाजार कीमत पर, बी, साधन लागत पर, सी, बाजार कीमत और साधन लागत दोनों पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधन लागत पर। क्वेश्चन नंबर 53, पूंजी स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है? ए, पूंजी ह्रास, बी, पूंजी लाभ, सी, पूंजी निर्माण और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में किस उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं? आवश्यकता की संतुष्टि हेतु, फर्म के निवेश हेतु, सी, दोनों, ए और बी, सी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता की संतुष्टि हेतु। क्वेश्चन नंबर 55, सतत आर्थिक विकास का सूचक कौन है? ए, अवस्थितिक, बी, जीडीपी, सी, हरित जीएनपी और डी, एमएनपी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरित जीएनपी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में निजी कौन वस्तु नहीं है? ए, स्कूटर, बी, साइकिल, सी, रेल और डी इनमें सभी। तो निजी जो है वो नहीं है, वो है रेल। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से स्टॉक चर कौन है? ए, आय, बी, निवेश, सी, उपभोग और डी, धन। तो सही उत्तर होगा डी, धन। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।